Good morning, everybody. In our last session, we talked about toxic people and covered their symptoms and also the types. I will briefly, touch upon those issues before I begin with my today's topic, that is dealing with toxic people. As I told you last time, कि ये जो टॉक्सिक लोग हैं, ये इस तरह के लोग हैं कि जिनके संपर्क में हम आने के बाद हमारी मेंटल हेल्थ डिस्टर्ब हो जाती है, या हमारा जो पीस ऑफ माइंड है, हमारे मन की शांति है, वो कम हो जाती है। और ये लोगों के साथ हम अपसेट हो जाते हैं, दुखी हो जाते हैं, और हमारे जीवन में इनकी एंट्री से या इनके सहवास में एक तरह का स्ट्रेस आने लगता है। एक तरह का हमें थका हुआ महसूस होने लगता है। तो ये जो टॉक्सिक लोग हैं, ये एक तरह से डिफिकल्ट लोग हैं। ये हमारी जिंदगी में कॉन्फ्लिक्ट तैयार करते हैं, और साथ ही साथ ये लोग हमें इमोशनल, साइकोलॉजिकल और फिजिकल पेन देते हैं। अब इनकी जो पहचान है, वो हम कैसे करें? ये हमारे आजू बाजू में सब जगह होते हैं, हमारी फैमिली में हैं, हमारे कोवर्कर्स में हैं, हमारे फ्रेंड सर्कल में हैं, हमारे ग्रुप्स में हैं। तो हम इन्हें कैसे पहचान सकते हैं? ये आपके मन में एक प्रश्न आ सकता है। तो मैं इस पे ऐसा कहना चाहूंगी कि जो फ्रेंड्स या जो रिलेटिव्स बात बात पे आपको मैनिपुलेट करते हैं, आपकी बातों को मैनिपुलेट करते हैं, या आपने कुछ एक कहा है और वो दूसरों को आपके ओपिनियन अलग तरह से उनका खुद का कलर लगा के बताते हैं, तो ये लोग टॉक्सिक हैं। दूसरा ये कह सकते हैं कि ये हमेशा ही खुद के बारे में कंफ्यूज रहते हैं। मतलब इन्हें ये नहीं मालूम रहता कि इन्हें क्या चाहिए। इनकी एक्सपेक्टेशंस क्लियर नहीं होती, इनके जिंदगी के गोल्स भी क्लियर नहीं होते हैं, और ये दूसरों की जिंदगी के गोल्स या दूसरों की जिंदगी की क्लैरिटी को खत्म करना चाहते हैं। अभी कभी कभी ये लोग नोइंगली करते हैं, वेरी डेंजरस टाइप ऑफ टॉक्सिक पीपल। पर कभी कभी ये अननोइंगली इनसे होता रहता है। इन्हें खुद भी नहीं समझ में आता कि ये इनके बिहेवियर से सामने वाले को कितना दुख पहुंचा रहे हैं। उसके बाद ये कभी भी अपनी गलतियों के लिए, अपने शब्दों के लिए या अपने बिहेवियर के लिए माफी नहीं मांगते। यदि इन्होंने आपको किसी तरह से हर्ट किया है या इनकी बातों से आपको दुख पहुंचा है, और आपने यदि इन्हें बता भी दिया कि मुझे आपकी बात से तकलीफ हुई है, पर ये मानते नहीं। दे नेवर एक्सेप्ट देयर मिस्टेक, nor they apologize to you. On the contrary, they defend themselves. इनके पास
अलग अलग स्ट्रैटेजीज रहती है जिससे ये हमें जताते हैं कि इन्होंने ऐसा बिहेवियर क्यों किया। जैसे इन्होंने कोई लैंग्वेज यूज की, या आपके जॉब के बारे में कोई नेगेटिव कमेंट किया और जो आपको बुरा लगा और आपने उन्हें बोला कि मुझे बुरा लगा, तब भी ये ऐसा ही कहेंगे कि मैंने तो ठीक बोला, मेरी तो कोई गलती नहीं है, ये तो मेरा ओपिनियन है और मैं तो ऐसा ही बोलूंगा। तो लाइक दे ऑलवेज डिफेंड देमसेल्फ। ये ऐसे लोग हैं जिनके साथ में हम कंफर्टेबल नहीं रहते। वी आर नॉट एट ईज विद दीज टाइप ऑफ पीपल। वी आर मोस्ट ऑफ द टाइम waiting for the moment that they leave the room or they leave your personal space. इसके बाद ये हमेशा ही आपको अब्यूजिंग लैंग्वेज में एड्रेस कर सकते हैं, या आपसे अलग अलग तरह के साइकोलॉजिकल, इमोशनल, फिजिकल अब्यूज, जैसे कि चलते चलते आपको एकदम से धक्का देके सरका देना, या यदि सपोज आपके किचन स्पेस में ये हैं तो अचानक से इनकी एंट्री होती है और ये आपको पुश करके अपना काम करने लगते हैं, जो आपको बहुत बुरा लगता है। आप कहते भी हैं कि भाई तुम बोल सकते थे, थोड़ा बाजू में हटो, धक्का देने की क्या जरूरत थी। This is a very common example I am giving you, which happens between husband and a wife. But this toxic person who pushes the partner doesn't even realize that his behavior has any issue. अब ये सारे जो सिम्टम्स मैंने बताए, इसके साथ में इनके कुछ ऐसे सिम्टम्स रहते हैं जैसे कि ये बहुत ही जेलस होते हैं। इन्हें दूसरों की या आपकी अचीवमेंट भाती नहीं। ये अप्रिशिएट तो कर ही नहीं सकते, पर ये उसको डिवैल्यू करते जाते हैं। आपका प्रमोशन हो, आपका पार्टनर हो, आपका बच्चा हो, कई बार ये आपके बच्चे के बारे में, जो उनका भी बच्चा है, उनका भी बेटा है, पर वो ऐसा भी बोल सकते हैं कि तुम्हारा बेटा तो नालायक है, ये तो कुछ करता ही नहीं है, इसने तो जिंदगी में कुछ बनना ही नहीं है। तो ये उस बच्चे की मानसिकता पे और आपकी मानसिकता पे एक तरह से प्रहार करते हैं, एक अटैक करते हैं। दे अटैक योर मेंटल हेल्थ, दे अटैक योर सेल्फ एस्टीम। आप समझ रही हैं कि आप बहुत अच्छी माँ हैं, आप समझती हैं कि आपने अपने बच्चे के लिए बहुत जिंदगी भर अलग अलग तरह से बच्चे को डेवलप करने की कोशिश की, आपने अपना करियर भी किया, साथ में आपने बच्चे को भी टाइम दिया, पर ये एक ही लाइन में आपको इस तरह महसूस कराएंगे that you are not a good mother, or you are good for nothing, or you are useless, your career is useless, as a mother you are useless. And they not only damage your self-esteem, but they damage the child's self-esteem, and your relationship with the child also gets into doubt. मतलब बच्चे के मन में भी ये एक तरह से आपके बारे में डाउट क्रिएट करते हैं। अब ये टॉक्सिक रिलेशनशिप
एक साइकिल में चलती है, वो साइकिल भी जान लेना जरूरी है। इसमें कुछ स्टेजेस रहते हैं और आपने ये स्टेजेस समझ लेना चाहिए। तो पहली स्टेज जो है वो है कि घर में टेंशन बिल्डअप होने लगता है। एक तरह से आपके घर में कुछ ऐसा वातावरण बन जाता है कि जिसमें आप कंफर्टेबल नहीं रहते। सुबह उठते ही आपको पहली कप ऑफ टी में, फर्स्ट कप ऑफ टी के टाइम ही ये आपसे कुछ इस तरह से बोल देते हैं कि जिससे घर में टेंशन तैयार होता है। सो फर्स्ट स्टेज इज टेंशन स्टार्ट्स टू बिल्ड। दूसरा है स्टेज, दैट स्टेज इज द एक्ट ऑफ toxicity which occurs with verbal abuse and sometimes, as I told you, physical abuse. अब कई लोगों को ऐसा लगता है कि फिजिकल अब्यूज का मतलब है कि भाई मारना, तो ऐसा जरूरी नहीं है। ये आपका हाथ जोर से पकड़ लेते हैं या आपको पुश करते हैं या आपकी चेयर को पुश करते हैं। दिस ऑल्सो अमाउंट्स टू some kind of physical abuse. They are entering into your personal space of comfortable zone, or rather they are entering into your comfortable zone and disturbing your mentality. तीसरी स्टेज है, ये जो पर्सन है जिसने ये डिस्टरबेंस क्रिएट की, वो आपसे बिना माफी मांगे, आप ही को ब्लेम करके, आप ही को दोष देके घर से निकल जाता है। तो दिस इज द थर्ड स्टेज ऑफ दिस साइकिल। एंड द फोर्थ इज दे develop a kind of a silent separation from you. ये चुप हो जाते हैं, माफी तो मांगते नहीं। माफी ना मांगने के बाद ये सिनेरियो से निकल जाते हैं, या तो ऑफिस चले जाएंगे या मार्केट चले जाएंगे या पेपर पढ़ने लगेंगे और एकदम साइलेंट हो जाते हैं। और साइलेंट होके आपसे सेपरेट हो जाते हैं, जिसको मैं कहती हूँ साइलेंट सेपरेशन। ये जो साइलेंट सेपरेशन है, इसमें हम जिन पर इन्होंने अब्यूज किया था, हम इस तरह से सोचने लगते हैं कि शायद मेरी ही गलती थी। ऐसा कई वाइफ्स के साथ होता है, ऐसा कई सबॉर्डिनेट्स के साथ होता है कि जहां पर टॉक्सिक पर्सन अटैक करता है पर माफी नहीं मांगता और हमें महसूस कराता है कि सारी गलती हमारी ही थी, और फिर साइलेंटली सेपरेट हो जाता है और वी एंड अप बीइंग गिल्टी एंड ब्लेमिंग आवरसेल्फ। और लास्ट स्टेज जो इस साइकिल का है कि द होल all these four steps which I have narrated, they repeat itself after that silent separation state again, maybe the next day, maybe the next week, maybe the next moment, it repeats. तो ये जो चलता रहता है, इसको हम टॉक्सिक रिलेशनशिप साइकिल कहते हैं। इसमें जो टॉक्सिसिटी क्रिएट कर रहा है, उस बंदे को या उस व्यक्ति को ज्यादा तकलीफ नहीं हो रही, या कभी कभी कुछ केसेस में तो इन्हें कुछ भी तकलीफ नहीं हो रही है, क्योंकि ये ज्यादातर समय अननोइंगली कर रहे हैं और कई बार नोइंगली कर रहे हैं। इन्हें एक तरह से आपको तकलीफ देके एक प्लेजर मिलता है। they many a times they are sadistic people, many a times they are bipolar type of people,
Many a time बायोपोलर, इसका मतलब कभी कभी ये बहुत डिप्रेस रहते हैं और कभी अचानक से ये मैनिक स्टेट में आ जाते हैं, बहुत खुश रहते हैं, बहुत खुश रहते हैं, बहुत शॉपिंग करते हैं, बहुत आपको ऐसा महसूस कराते हैं कि वो ठीक हो गए, फिर वो डिप्रेशन में भी चले जाते हैं और फिर वो फिर से अपने ये 5 स्टेजेस की जो टॉक्सिक साइकिल है इसमें अटक जाते हैं। अब जो मैंने आपको लास्ट टाइम बताया नहीं था कि इस टॉक्सिसिटी का इफेक्ट क्या होता है। अब पहला इफेक्ट जो होता है वो है सामने वाले का सेल्फ एस्टीम डैमेज होता है। एक तरह से वो हमें सेल्फ डाउट में डाल देते हैं। हम अपने बारे में सोचने लगते हैं कि हमारी कैपेसिटीज है या नहीं। एम आई अ गुड एम्प्लॉय? एम आई अ गुड मदर? एम आई अ गुड फ्रेंड? एम आई अ गुड पार्टनर? एम आई अ गुड सॉर्ट ऑफ अ मदर? तो इस तरह से हम हमारा लाइफ एक तरह के सेल्फ डाउट में से गुजरने लगता है, तो सेल्फ एस्टीम को बहुत डैमेज करते हैं। मेंटल हेल्थ खराब हो जाती है। यदि हम हेल्दी हैं तो हमारे मन में भी डिप्रेशन के थॉट्स आने लगते हैं और एक्सट्रीम केसेस में तो सुसाइडल थॉट्स भी आ सकते हैं। मेंटल हेल्थ खराब होती है तो उसका इफेक्ट फिजिकल हेल्थ पे होता है। जैसे कि आपको स्पॉन्डिलाइटिस हो सकता है, नेक पेन हो सकता है, जॉइंट्स में पेन हो सकता है, माइग्रेन हो सकता है, स्टमक अपसेट हो सकता है। मतलब पूरे टाइम यदि स्ट्रेस में हम रहेंगे तो हमारा फूड डाइजेस्ट नहीं होता, तो ये भी एक बहुत बड़ा इफेक्ट देखा गया है। उसके अलावा कंसंट्रेशन बिगड़ जाता है, रूटीन बिगड़ जाता है, एक्सरसाइज करने का जो जील और एंथुसियाज्म है वो खराब हो जाता है और धीरे धीरे ये जो टॉक्सिक बिहेवियर का टारगेट है, जिसके ऊपर टॉक्सिसिटी का एक्सपेरिमेंट चल रहा है, वो धीरे धीरे सोशल आइसोलेशन में जाने लगता है। एक ऐसी वाइफ जो मेरे पास एक केस के तौर पे आई थी, उनका हस्बैंड उन्हें सुबह से शाम तक इसी तरह से एड्रेस करता था दैट शी इज गुड फॉर नथिंग। न वो सुंदर है, न वो सुशील है, न वो अच्छी माँ है, न वो अच्छी पार्टनर है, न वो अच्छी बहू है। मतलब उस लेडी के मन में ये बात बार बार कंडीशन की गई थी उसके हस्बैंड के द्वारा कि उसके पास ऐसा कुछ भी नहीं है जिसके बारे में कोई खुशी हो या कोई सेटिस्फैक्शन हो। तो ये लेडी, इन्होंने धीरे धीरे अपने मन में ये बिठा लिया, या मैं कहूं तो उनके मन में ये बैठ गया कि मेरे पास कुछ भी ठीक नहीं है। Highly educated lady she was, but her self-esteem was damaged and she got completely socially isolated, धीरे धीरे डिप्रेस हो गई, उनका रूटीन खराब हो गया, उनका उनको भूख लगना कम हो गया, उनकी नींद खत्म हो गई, बीमार पड़ गई, बेड पे लेट गई, न तो अच्छी माँ रही, न तो वाइफ रही, न तो एम्प्लॉय रही, एंड फाइनली शी एंडेड अपॉन हर लाइफ। मतलब मुझे एक दिन पता चला कि उन्होंने सुसाइड कर लिया। मतलब पहले तो वो घर से निकल गई
बहुत दिन तक उन्हें ढूंढा गया, लेकिन काफी दिनों के बाद पुलिस डिपार्टमेंट से पता चला कि उनकी बॉडी मिली एंड शी डाइड। तो आप समझ सकते हैं कि ये टॉक्सिसिटी, यदि उस लेडी को एनकरेज किया जाता, सब प्यार करते, ध्यान देते, उसकी समस्या को समझ लेते, तो शायद ये घटना नहीं होती। इसके अलावा एक और जो इम्पैक्ट हमारी लाइफ में होता है टॉक्सिक बिहेवियर की वजह से, वो है बहुत ज्यादा स्ट्रेस। एक इस तरह का स्ट्रेस आता है बॉडी में कि जिससे बॉडी के इंटरनल ऑर्गन्स डैमेज होने लगते हैं। और अभी तो काफी सारी यूनिवर्सिटीज में इस पर रिसर्च चल रहा है कि टॉक्सिक बिहेवियर generate stress and it ultimately results into cardiovascular disorder, heart problems. People get heart attack because the person is pulling on his or her life with the stress. और हमारी बॉडी कितना स्ट्रेस बेयर करेगी, तो एक दिन हार्ट सिग्नल दे सकता है, कभी ब्रेन में कुछ समस्या हो सकती है, कभी बॉडी में जो सेल्स हैं उसमें प्रॉब्लम होके कैंसर की तरह बीमारियां भी हो सकती हैं। तो ये इफेक्ट था। और एक और चीज जो बहुत कॉमनली विमेन में हमने देखी है, वो है इमोशनल ईटिंग। जब एक लेडी इमोशनल होती है और उस पे कंटिन्यूस टॉक्सिक इफेक्ट्स होते हैं, टॉक्सिक अटैक्स होते हैं, तो वो इमोशनल ईटिंग के द्वारा खुद को सेटिस्फाई करने की कोशिश करती है। इसका मतलब ये है कि वो ज्यादा खाने लगती है, भूख नहीं लग रही है, पर बार बार वो किचन के काउंटर पे जाके या तो बिस्किट खाएगी, या चॉकलेट खाएगी, या चूड़ा खाएगी, बार बार चाय पिएगी, बार बार कोई कोल्ड ड्रिंक पिएगी। तो ये जो क्रेविंग है, ये क्रेविंग भूख और प्यास की क्रेविंग नहीं होती है, ये उसके दिल का दुख है। उसके दिल में जो उसके ऊपर अब्यूजेस हो रहे हैं और जो वो सोशली आइसोलेट हो गई है, उसमें से निकलने का जो उसका एक स्ट्रगल होता है, उस स्ट्रगल का मार्ग उसने ढूंढा हुआ होता है। मे बी इट इज अ नेगेटिव वे ऑफ डीलिंग विद द एंटायर स्ट्रेस, लेकिन ये काफी कॉमनली देखा जाता है। और इस इमोशनल ईटिंग की वजह से इनका वजन बढ़ता है, इनकी हेल्थ खराब होती है। वजन बढ़ता है तो इन्हें बॉडी शेमिंग हो जाता है, और सेल्फ हेट में ये चली जाती हैं, और इस तरह से फिर से एक जिंदगी बर्बाद हो सकती है। अब पिछली बार मैंने आपको बताया था कि ये जो टॉक्सिक लोग हैं, ये अलग अलग तरह के होते हैं, अलग अलग टाइप के होते हैं। मतलब मैंने इनके 7 टाइप्स बताए थे, मैं क्विकली वो उनके नाम रिपीट करूंगी। तो पहला जो है वो है कन्वर्सेशनल नार्सिसिस्ट, जो खुद को सबसे ऊपर रखता है, हमेशा ही बात करने में एक्सपर्ट होता है, और इनके हर बात में, इनके हर कन्वर्सेशन में ये खुद को सेल्फ सेंटर्ड रखता है। मतलब इन्हें आपकी बात नहीं सुननी होती, ये आपको सिर्फ लिसनर के तौर पे देखते हैं।
और केवल मैं, मेरा विश्व, मेरा जॉब, मेरे बच्चे, मेरा प्रमोशन, मेरी कार, मेरा घर, इनके हर टॉपिक में से ये खुद की ही तारीफ किया करते हैं। तो ये है कन्वर्सेशनल नार्सिसिस्ट। दूसरा जो है वो है स्ट्रेट जैकेट। ये लोग जो है वो आपको हमेशा कंट्रोल करना चाहते हैं। आप क्या पहनेंगे, आप क्या खाएंगे, आप कहाँ घूमेंगे, आप कहाँ जाएंगे, यदि कहीं डिनर पे जाना है तो कौन से होटल में जाना है, आप कौन सा करियर करेंगे, आप कौन सी किताब पढ़ेंगे, आप कब उठेंगे और आप कब सोएंगे, इस तक ये आपकी जिंदगी पर हावी हो जाते हैं और आपको कंट्रोल करते हैं। बाय कंट्रोलिंग योर बिहेवियर दे फील सुपीरियर, they get satisfaction, they feel powerful। तीसरे जो मैंने बताए थे वो था इमोशनल मूचर्स। इनको हम स्पिरिचुअल वेम्पायर भी कहते हैं। और ये जो है, ये लोग हमेशा ही सैड, हमेशा ही नेगेटिव, हमेशा ही दुखी रहते हैं और हमेशा अपनी दुख भरी कहानी ये आपको बताते हैं। तो इनकी जो स्टाइल है, इनकी स्टाइल है दुख का वातावरण तैयार करना। आपके घर आ गए तो जाते समय ये आपको या तो रुला के जाएंगे या दुखी करके जाएंगे, आपकी नींद भी खराब करके जाएंगे और आपको लगने लगेगा कि दुनिया कितना दुख देती है और दुनिया में कितने लोग ऐसे हैं कि जो केवल दुख ही दे रहे हैं, तकलीफ ही दे रहे हैं। उसके बाद जो टाइप था वो है ड्रामा मैग्नेट। These are the magnets for drama. They are drama creators. These are the people, they always try to create a situation asking for sympathy, पर ये कभी भी आपके एडवाइस को फॉलो नहीं करते। दे आर द टाइम वेस्टर्स। ये आपके पास आएंगे, कुछ भी तरह का ड्रामा क्रिएट करेंगे, उनकी लाइफ के बारे में कुछ बताएंगे, हमेशा कंप्लेन करेंगे और जैसे ही आप ऐसा कहेंगे कि मैं आपको हेल्प कर सकती हूँ, तो ये बोलेंगे नहीं नहीं, मुझे किसी एडवाइस की जरूरत नहीं है, आप तो मेरी जिंदगी समझ ही नहीं सकते, आपको तो पता ही नहीं कि मेरे साथ क्या हो रहा है, और ये उठ के निकल जाते हैं। तो इनके ड्रामा से हमें बड़ी तकलीफ होती है। उसके बाद थे जेलस जजमेंटल। दीज आर द वेरी जेलस पीपल एंड दे ऑलवेज जज, दे आर वेरी क्रिटिकल। ये लोग बहुत ज्यादा गॉसिप करते हैं। आपके फ्रेंड सर्कल में जो भी चल रहा होता है ये आपके कान तक पहुंचाएंगे इन द फॉर्म ऑफ गॉसिप। इनकी बातों में फैक्ट्स कम होता है और इनका ओपिनियन जोड़ जाड़ के ये आपको गॉसिप में इन्वॉल्व करते हैं। अनफॉर्चुनेटली जब आप इनकी कंपनी में रहते हैं तो आप भी गॉसिप करने लगते हैं। मतलब ये आपको गॉसिप करने के लिए अट्रैक्ट करते हैं और आप न चाहते हुए भी इनके गॉसिप में इन्वॉल्व हो जाते हैं और बाद में आपके यहां से उठ के वो तीसरे मेंबर के पास जाके आपने जो भी कहा होगा उसको तोड़ मरोड़ के वापस गॉसिप करते हैं। ये आपके किसी भी अचीवमेंट में खुश नहीं होते और आपको खुश नहीं होने देते। यदि आपने बताया कि आपके बच्चे ने बहुत ही अच्छे मार्क्स से चार्टर्ड अकाउंटेंट का कोर्स खत्म किया है और आपका बच्चा अभी सीए बन गया है और अब वो प्रैक्टिस करने वाला है और आप बहुत खुश हैं कि आपका बच्चा सक्सेसफुल निकल गया,
तो वो सीए प्रोफेशन के बारे में कुछ ऐसी बातें आपसे शेयर करेंगे जो नेगेटिव होंगी। यदि आपका बच्चा म्यूजिक प्रोफेशन में जा रहा है तो ये म्यूजिक प्रोफेशन के बारे में कुछ न कुछ ऐसी बातें आपसे करेंगे कि ये प्रोफेशन किस तरह से बुरा है और आपको नाराज करके ही ये जाएंगे। इसके बाद मैंने एक टाइप बताया था कि फीबर, ये फीबर टाइप के लोग हैं जो हमेशा झूठ बोलते हैं, बहुत ही डिसऑनेस्ट होते हैं। ये एक तरह से ऐसे लोग हैं कि इनकी जिंदगी जो है मेजर लाइज में जाती है, मतलब इनको हम ट्रस्ट ही नहीं कर सकते। एक झूठ बोलेंगे, उसके 10 मिनट के बाद दूसरा झूठ बोलेंगे, फिर तीसरा झूठ बोलेंगे, जॉब के बारे में, प्रमोशन के बारे में, मनी पैकेज के बारे में, वाइफ के बारे में, बच्चों के बारे में, किसी घटना के बारे में, किसी फ्रेंड के बारे में। इनके पास झूठ का पिटारा होता है। इनको भी हमें दूर रखना बहुत जरूरी है, क्योंकि इनके झूठ से हम बार बार इनकी बातों में फंस जाते हैं और हमारे मन में यदि कभी ये सच बोल भी रहे होते हैं तो हमारे मन में डाउट तैयार होता है। तो वी कैन नॉट ट्रस्ट दीज काइंड ऑफ पीपल। जब तक इनका झूठ पकड़ नहीं लेते, जब तक हम इनका झूठ पकड़ नहीं लेते, तब तक हम इनकी बातों में अटक जाते हैं। पर जैसे ही हमें समझ में आता है कि इन्होंने झूठ बोला है, तो फिर हम इन पर विश्वास नहीं कर सकते हैं। और लास्ट मैंने टाइप जो बताया था आपको, वो था टैंक टाइप। दिस टैंक टाइप ऑफ पीपल आर दोज हु जनरली आर वेरी एरोगेंट। इनकी लैंग्वेज बहुत एरोगेंट रहती है, इनके रिलेशनशिप में गाली गलौज रहता है, ये कभी भी सीधी लैंग्वेज में बात नहीं करते और ये अपना पर्सनल ओपिनियन ही लोगों पर थोपना चाहते हैं। आप इनको पहचान सकते हैं क्योंकि किसी भी मीटिंग में ये आपके ओपिनियन को सुनना ही नहीं चाहते। कभी कभी जो टैंक बॉस होता है वो खुद ही खुद बोलता है, मीटिंग कॉल करेगा, सबको मीटिंग में बुलाया जाएगा, पर इनकी मीटिंग इस तरह से होती है, ये बोलेंगे और आपको सिर्फ यस बोलना है या आपको चुप रहना है। ये इस तरह से सिग्नल्स आपको देते हैं कि आप चुप रहिए और मेरी बात सुनिए। और इनकी मीटिंग का एंड भी इसी तरह से होता है कि इन माय ओपिनियन दिस इज द डिसीजन। मतलब बात भी इन्होंने की, गाली गलौज भी की, सामने वाले को क्रिटिसाइज भी किया, परफॉर्मेंस को डिवैल्यू भी किया, आपको चुप भी रखा, आपका ओपिनियन भी नहीं सुना और मीटिंग कंक्लूड भी हो गई। दिस टाइप ऑफ मीटिंग्स आर वेरी 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 फ्रस्ट्रेटिंग फॉर द अदर्स। अब ये सब मैंने आपको एक ब्रीफ समराइज किया। अब इस सेशन में जो इम्पोर्टेंट पार्ट हमें कवर करना है कि अब इस तरह के लोग तो हैं, ये हमारे घर में भी हैं, हमारी हमारी जॉब सिचुएशन में भी हैं, हमारे फ्रेंड सर्कल में हैं, हमारा बेस्ट फ्रेंड भी हो सकता है, हमारा हस्बैंड या हमारी वाइफ हो सकती है, हमारे इन लॉज हो सकते हैं, हमारे पेरेंट्स हो सकते हैं, हमारा बच्चा तक टॉक्सिक हो सकता है। तो अब हमें क्या करना है? जीना तो है, सबके साथ ही आपको रिलेशंस तो रखने हैं। तो सबसे पहला जो इसमें टिप है, हाउ टू डील विद टॉक्सिसिटी, this is the topic now, how to deal with toxic behavior.
So the first solution which we generally utilize in our therapies, वो है डिस्कशन। टॉक्सिक व्यक्ति के साथ आप डिस्कशन करें। ये डिस्कशन कैजुअल नहीं होना चाहिए, ये पॉइंटेड डिस्कशन होना चाहिए। इसमें आप अपने पास एक नोट बना लें कि इनके किस किस बिहेवियर से आपको दुख पहुंच रहा है, और वो नोट लेके आप अपने टॉक्सिक पार्टनर के साथ बैठें और पॉइंट टू पॉइंट डिस्कशन करें। अब ये भी बहुत इजी बात नहीं है, क्योंकि जैसे ही आप डिस्कशन करने की कोशिश करेंगे तो ये आपको डिस्कशन करने नहीं देंगे, या ये आपको चुप कराने की कोशिश करेंगे, या खुद को डिफेंड करने की कोशिश करेंगे। तो इसमें कुछ रूल बनाने पड़ेंगे कि भाई 5 मिनट मैं बोलूंगी, 5 मिनट आप बोलिए। इस मेथड में कम से कम हम उन्हें ये कम्युनिकेट कर सकते हैं कि आप मुझे ऐसा कहिए कि बाजू में खो जाओ, आप मुझे धक्का मत दो। आप जब मुझे धक्का देते हैं तो मुझे तकलीफ होती है। सो दिस इज सॉर्ट ऑफ अ pinpointed expectation you have to communicate to this toxic person. दूसरा, आप कह सकते हैं कि बच्चे हमारे दोनों के हैं। इसे यदि आप नालायक कह रहे हैं तो वो बच्चा जिसको आप नालायक कह रहे हैं वो हम दोनों की वजह से इस दुनिया में आया है। तो केवल मेरा बच्चा नालायक नहीं है, आप अपने बच्चे को भी नालायक कह रहे हैं। तो ये एक मेथड ऑफ डिस्कशन हो सकता है। तो कई बार जहां टॉक्सिक पार्टनर इंटेलिजेंट है, as I'm telling you that they are very creative, they are very intelligent people, they are very successful in their jobs also, तो ऐसे टॉक्सिक लोगों को कभी कभी डिस्कशन के मेथड से कुछ हद तक तो भी सुधारा जा सकता है। दूसरा जो है पॉइंट, वो है कि यदि दोनों ही पार्टनर टॉक्सिक हैं, हस्बैंड भी टॉक्सिक है, वाइफ भी टॉक्सिक है, रोज झगड़े होते हैं और रोज आर्ग्यूमेंट होता है, रोज धक्का मुक्की होती है, जो रोज मेंटल अब्यूज होता है, वर्बल अब्यूज होता है, रोज फिजिकल अब्यूज होता है, रोज एक दूसरे को धक्का मुक्की करके थक जाते हैं। तो ऐसे जब सिचुएशन है जो बहुत ही नेगेटिव और बहुत ही डिसरिस्पेक्टफुल है, ऐसी सिचुएशन में दोनों पार्टनर को ये कहा जाता है कि आप इंट्रोस्पेक्ट करिए। यू इंट्रोस्पेक्ट, आप अपने अंदर ऑब्जर्व करिए, आप अपने अंदर की बातों को याद करिए, आप खुद का इंट्रोस्पेक्शन करके ये देखिए कि आप कब कब टॉक्सिक हैं। तो इस तरह की मेथोडोलॉजी में आपको खुद की नेगेटिविटी, खुद की सेल्फिशनेस, खुद का डिसरिस्पेक्टफुल लैंग्वेज, इस पे कंसंट्रेट करके आपको उस चीज को गिविंग में, पॉजिटिव रिलेशनशिप में और रिस्पेक्टफुल बिहेवियर में कन्वर्ट करना होता है। अब यहाँ पे क्या है कि चेंज दोनों में होना है, राइट? एक बंदा चेंज हो जाए और दूसरा बोले मैं तो ऐसे ही रहूंगा, तो कभी भी घर में शांति नहीं आ सकती। इसलिए दोनों इंट्रोस्पेक्ट करेंगे, दोनों अपनी नेगेटिव एस्पेक्ट ऑफ पर्सनालिटी को चेक करेंगे और दोनों ही अपनी पर्सनालिटी में चेंजेस करेंगे।
छोटी छोटी बातें हैं, जैसे कि वाइफ थक के घर आई, टॉक्सिक हस्बैंड ने सोचा कि चलो मैं आज तुम्हारे लिए चाय बनाता हूँ, आई विल मेक अ 1 कप ऑफ टी फॉर यू। द वाइफ हु हैज कम वेरी टायर्ड, वो 1 कप चाय भी उसको बहुत ज्यादा सेटिस्फैक्शन देती है। इमीडिएटली उसके मन में भी विचार आता है कि चलो आज मैं मेरे हस्बैंड की पसंद का कोई डिश बनाऊंगी। तो ये क्या है कि वन पॉजिटिव बिहेवियर फ्रॉम वन पार्टनर कैन जनरेट द other positive behavior from another partner, and this way we can, you know, cut that cycle or break the cycle of toxic relationship। पर ये बहुत बार करना होता है, ये एक बार करने से कभी भी नहीं होगा। और सपोज यदि हस्बैंड ने चाय बना के लाई और वाइफ बोली कि भाई तुमने तो बहुत ही गंदी चाय बनाई, इतने साल में तुमने चाय बनाना भी नहीं सीखा, मैं तो करियर करती हूँ फिर भी मैं इतना अच्छा घर संभाल रही हूँ, तुम तो 1 कप चाय भी नहीं बना के लाते। तो यहाँ क्या हुआ, यहाँ वापस रिएक्शन टॉक्सिक आएगा। तो ये आपको थोड़ा सा अपने बिहेवियर में, अपनी बातों में, अपनी लैंग्वेज में, आपके चूजन वर्ड्स में करेक्शन करना बहुत जरूरी है। इसके अलावा एक और मेथड जो आप यूज कर सकते हैं वो है, आप हेल्दियर बाउंड्रीज बना सकते हैं। जैसे कि बच्चों के बारे में मैं डिसीजन लूंगी, तुम्हारे पेरेंट्स के बारे में तुम डिसीजन लो, बच्चों के डिसीजन को तुम रिस्पेक्ट करो, तुम्हारे पेरेंट्स के बारे में तुम जो भी डिसीजन लोगे वो मैं रिस्पेक्ट करूंगी। तो यहाँ पर भी आप देखिए कि हम कॉन्फ्लिक्ट को बाउंड्रीज डाल के मिनिमाइज कर सकते हैं। नहीं तो क्या होता है, कई बार जहाँ पेरेंट इन लॉज होते हैं उनके बारे में जो बहू रहती है उसको कंटिन्यूस टॉक्सिसिटी में जीना पड़ता है। तो यदि हम ऐसा डिसीजन ले लें कि हस्बैंड जो है जिसके वो पेरेंट्स हैं वो उनका मेडिकल केयर देखेगा, वो उनकी सोशल लाइफ देखेगा, वो उन्हें जिस चीज की जरूरत है वो लाके देगा, और वाइफ जो है वो बच्चों की नीड्स को फुलफिल करेगी। तो यहाँ क्या हुआ कि दोनों बिजी पार्टनर्स ने अपनी बाउंड्रीज बना ली और एक दूसरे की टास्क में इंटरफियरेंस करना कम कर दिया। अब यहाँ पर आप ये ध्यान रखिए कि इन सब स्ट्रैटेजीज जो सिंपल सिंपल मैंने बताई, इसके अलावा भी ऐसी सिचुएशन आ सकती है कि टॉक्सिसिटी कम नहीं हो रही, तब आपको थर्ड पर्सन का इंटरवीनिंग करना बहुत जरूरी हो जाता है। दैट मीन्स यू हैव टू go to a therapist, you have to go to a psychologist, and in case required maybe meet a psychiatrist if there is a cause, if there is a symptom of depression or bipolar disorder or any kind of personality disorder or suicidal tendencies. So in those cases you have to surely go to a psychiatrist and take the medical help। अब एक चीज मैं एंड में कहना चाहूंगी कि कभी कभी टॉक्सिक लोग बदलना ही नहीं चाहते, न तो कॉन्फ्रंट करना चाहते हैं, न डिस्कशन करना चाहते हैं, न बाउंड्रीज सेट करना चाहते हैं, न तो इंट्रोस्पेक्शन करना चाहते हैं, न वो आपको किसी भी तरह का रेस्पॉन्ड करना चाहते हैं। तो ऐसे लोग यदि आपके जॉब में है, जैसे आपका बॉस है या आपका कोई सबॉर्डिनेट है, बॉस के साथ तो हमें एडजस्ट करना है क्योंकि हमें जॉब करना है, तो आप चुप रहने की टेक्निक अपना सकते हैं। ज्यादातर समय आप उनको हाँ ठीक है, हाँ ठीक है,
मैं कर लूंगी, ओके, आई एग्री विथ यू, यू आर करेक्ट, ऐसे कुछ डिप्लोमेटिकली आप डील कर सकते हैं। पर यदि आपका सबॉर्डिनेट जो आपके सीट के बाजू में बैठ के रोज आप में टॉक्सिसिटी जनरेट करता है, आपको तकलीफ देता है, तो उससे आप स्पैटियल लेवल पे दूरी बना सकते हैं। आपका जो सीट है, चेयर, टेबल, आपका फर्नीचर आप सरका सकते हैं, और आप ऐसा बोल सकते हैं कि भाई एसी के वेंट से मुझे बहुत ठंडी लगती है, इसलिए मैं दूसरी जगह बैठना चाहूंगा या चाहूंगी। या आप कह सकते हैं कि प्रिंटर जहां है वहां मैं यदि बैठूं तो मेरा काम इजी हो सकता है। तो इस तरह से आप बिना हर्ट किए भी आप उस सबॉर्डिनेट या कलीग से दूरी बना सकते हैं। और जो लास्ट ऑप्शन है, हाउ टू डील विद द टॉक्सिक पर्सन का जो लास्ट ऑप्शन है, वो है क्विट, क्विट एंड क्विट। मतलब टॉक्सिक मैरिज से क्विट हो सकते हैं, डिवोर्स ले सकते हैं, टॉक्सिक जॉब से रिजाइन कर सकते हैं, टॉक्सिक बच्चों से अलग रह सकते हैं, टॉक्सिक रिलेटिव से मिलना बंद कर सकते हैं, टॉक्सिक फ्रेंड्स के मैसेजेस और कॉल्स को अवॉइड करना कर सकते हैं। मतलब आप इन लोगों से दूरी बना सकते हैं, और आप अपनी जिंदगी से इन टॉक्सिक लोगों को हमेशा के लिए हटा सकते हैं। कभी कभी जो हमारा बेस्ट फ्रेंड रहता है वो ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम बहुत टॉक्सिक होता जाता है, जिसे छोड़ना बहुत इजी नहीं होता। कभी कभी हमारा हस्बैंड या हमारी वाइफ बहुत टॉक्सिक होते हैं, पर इन्हें छोड़ना आसान नहीं होता। मतलब जैसे मैंने कहा कि क्विट, तो कभी कभी ये क्विट ऑप्शन भी नहीं होता। तो उस केस में आपको उनके साथ जीना पड़ेगा, लेकिन उनके साथ जीते समय आप इतनी कोशिश जरूर कर सकते हैं कि आप उनसे मिनिमम इंटरेक्शन करें, आप उनसे कम से कम बोलें, आप अपनी कुछ क्रिएटिव हॉबीज तैयार करें, और आप कुछ ऐसे मोटिवेशनल बुक्स पढ़ें, और आप ऐसी कोशिश करें कि आपके वर्बल या किसी और तरह के भी इंटरेक्शंस मिनिमाइज हो सकें। इससे भी आप उस व्यक्ति का, जो आपका पार्टनर है, फ्रेंड है, डॉटर है, सन है, इन लॉज है, उस व्यक्ति के साथ होने वाली जो टॉक्सिक बिहेवियर का जो इम्पैक्ट है वो मिनिमाइज कर सकते हैं। एंड में मैं एक छोटा सा इंसिडेंस आपसे शेयर करती हूँ। एक एचआर मैनेजर के पास एक एम्प्लॉय जाता है और वो बोलता है कि सर, मुझे मेरा जॉब बहुत पसंद है, मैं आपकी कंपनी में काफी टफ इंटरव्यू देके सिलेक्ट हुआ हूँ, मैं हाईली क्वालिफाइड हूँ, मेरा पे पैकेज भी बहुत अच्छा है, और मैं यहाँ काम भी करना चाहता हूँ, पर अब मैं यहाँ काम कर नहीं पा रहा, इसलिए मैं अब आपके पास मेरा रेजिग्नेशन देने के लिए आया हूँ।
जो एचआर मैनेजर हैं वो पूछते हैं कि भाई क्या बात है, आप के मन में रेजिग्नेशन का विचार क्यों आया, आपका परफॉर्मेंस कंटिन्यूअसली अच्छा है। तो वो कहता है कि मेरे आजू बाजू में जितने भी कलीग्स हैं जो काम करते हैं, वो पूरे टाइम गॉसिप करते हैं, टॉन्ट मारते हैं, उसके बाद नेगेटिव बोलते हैं, और दिन भर वो एक दूसरों में नेगेटिविटी जनरेट करते हैं। कैंटीन में भी, जॉब के डेस्क पे भी, मीटिंग्स में भी, सब जगह वो एक दूसरे पे अटैक करते हैं, पर नेगेटिवली अटैक करते हैं, पर किसी को भी एनकरेज नहीं करते। मुझे कभी भी कोई भी कलीग नहीं मिला कि जिसने मुझे कभी एनकरेज किया। तो मैं अब थक गया हूँ और मैं जॉब छोड़ के दूसरी जगह जाना चाहता हूँ। तो उसके एचआर मैनेजर ने कहा कि भाई कहीं भी जाओगे तो लोग तो आपको मिलने वाले हैं, और इस चीज की भी गारंटी नहीं है कि टॉक्सिक लोग ना मिलें। तो मैं आपको एक छोटा सा एक्सपेरिमेंट बताता हूँ, वो आप करो, उसके बाद आप डिसाइड कर लेना कि रेजिग्नेशन देना है या नहीं देना है। और एचआर मैनेजर अपने टेबल पे से एक ग्लास लेता है, उसमें पूरा पानी भर देता है, और वो जो एम्प्लॉय है उसके हाथ में देकर उससे बोलता है कि मेरे ऑफिस में जो कॉरिडोर है उसमें आप 3 राउंड्स, लेफ्ट टू राइट, राइट टू लेफ्ट, ऐसे 3 राउंड लगा के आइए। आपको कोई भी देख नहीं रहा है, आपको खुद ही करना है। फिर जब आप ये करेंगे तब आपको सिर्फ देखना है कि आपके ग्लास में से पानी बाहर न गिरे। तो उस कलीग को लगता है कि ये तो कितना सिंपल काम है, और ऐसा काम ये क्यों बता रहे हैं। फिर भी उनको लगता है चलो अपने को जॉब तो छोड़ना ही है, तो ये करके देखते हैं। तो ग्लास लेता है, उठता है, और वो ऑफिस के कॉरिडोर में लेफ्ट से राइट, राइट से लेफ्ट, ऐसे 3 राउंड लेके आता है, और उसके बॉस को बोलता है कि भाई मैंने तो ये कर लिया और मेरा तो एक भी ड्रॉप पानी का गिरा नहीं। एंड ही वॉज हैप्पी अबाउट इट। तो बॉस उसको पूछता है कि जब ये तुम पानी लेके लेफ्ट एंड राइट मूव कर रहे थे, तो तुम्हारे दिमाग में क्या थॉट्स थे। वो बोलता है मेरे दिमाग में सिर्फ यही थॉट था कि पानी ना गिरे, और मैं सिर्फ पानी की तरफ देख रहा था और चल रहा था। तो बोले तुमने कितनी बार देखा कि लेफ्ट में कौन बैठा है, राइट में कौन बैठा है, कौन किससे गॉसिप कर रहा है, कौन किसके बारे में नेगेटिव बोल रहा है, कौन कहाँ हंस रहा है, कौन किधर इमोशनली डिस्टर्ब है, क्या क्या देखा आपने। वो बोलता नहीं नहीं सर, मैं तो कुछ नहीं देख पाया, आई वॉज जस्ट फोकसिंग ऑन माई वाटर ग्लास। तो उसके बॉस उसको बोलते हैं, दैट एचआर मैनेजर, कि यदि तुम अपनी जॉब को भी इसी तरह से करो कि न तो तुम ये देखो कि कहाँ टॉक्सिसिटी है, न तो तुम ये देखो कि कौन नेगेटिविटी बढ़ा रहा है, न तो तुम ये देखो कि कौन तुमको टॉन्ट मार रहा है, और तुम उसी तरह से फोकस रहो जैसा तुमने ये ग्लास को मूव करने के लिए फोकस किया। सो द पॉइंट हियर इज, if you are very very focused and if you concentrate on your task, on your job, on your life, if you concentrate on your own happiness, your own mental health, your own self esteem, then there are ways by which you can surely deal with the toxicity in your life. Thank you so much. I hope this talk was useful for all of you, and I hope you will
continue watching my videos, which will be all related to the life which we live, and I shall be trying to make your life more happier and more comfortable. Thank you so much.